नाउ कैन स्टार्ट। स्टार्ट करते भैया। हाँ बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले बिहार से हैं कि पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब एकदम गर्दा उड़ा दिया आप तो। आपको नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। जी, तो पहले मैं भैया के बारे में कुछ बता दूं। भैया पटना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इन्होंने आईआईटी रुड़की के 2012 में ग्रेजुएशन की। उसके बाद इन्होंने 5 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथ्स की फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया और 2018 में यूपीएससी और बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया इन्होंने। मैं सही हूं ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो भैया सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज में आने का आपका मन कैसे हुआ? मतलब आईआईटी करने के बाद आपकी अच्छी खासी जॉब थी, फिर आपको इस लाइन में आने का कैसे मन हुआ? देखिए आईआईटी के अंदर ही सिविल सर्विस का मन हो गया था सेकेंड ईयर में। एक स्टोरी है कि मैं सेकेंड ईयर में इलेक्शन लड़ा था और बहुत सारे और भी कुछ हेड कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब को चला रहा था, हेड कर रहा था। और टॉपर, क्लास का टॉपर होने के नाते मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा था, क्योंकि बिल्कुल नया था, मैंने वैसा कभी फील पहले तो नहीं किया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में फंडिंग मुझे कि एकदम बंद था, तो उसको स्ट्रगल करके मैंने उसमें फंडिंग चालू करा। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली थी कि मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ तो शायद लोगों के जीवन में प्रभाव ला सकता हूँ। तो 2009 से ये प्रेरणा थी और यही मेरा लॉन्ग टर्म गोल था। क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप चाहिए था प्रिपरेशन के लिए और कहीं की अर्निंग मेंबर बनने वाला था। तो मैं चाहता था कि एनफ सेविंग हो प्रिपरेशन से पहले, इसीलिए मैंने जॉब चूज किया था शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, 5 साल तक चला। मतलब आपने पहले से ही प्लान बना रखा था सिविल सर्विसेज का? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? शुरुआती दौर में तो बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, साथ में ट्यूशन भी लेता था। सरकारी स्कूल में अटेंडेंस मेरी थोड़ी सी लो रहती थी, तो घर के जो बाकी काम थे उसमें मैं हाथ बटाता था। 10th तक सरकारी स्कूल में रहा, मिडिल स्कूल प्रारू 8th तक, हाई स्कूल पथमा, और 11th 12th के लिए पास ही में एक कॉलेज है, एसकेएनटी कॉलेज पथमा, वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 11th 12th में मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा आईआईटी क्रैक हो गया। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप भी मिला, बैंक से लोन भी सैंक्शन हुआ, फिर आपको भी जैसे बताया कि 2009 में मेरा ड्रीम बन गया। फिर भी मैंने कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दिया और थर्ड ईयर में भी मैं क्लास का टॉपर था। और फिर उसके बाद आपने जैसा बताया कि मैंने जॉब किया है और मैंने टीचिंग को ही जॉब इसलिए चुना। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था ग्रेवी में। टीचिंग को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकता था, तो लोगों की जो फीलिंग्स है, जो सोचने का तरीका है, जो महसूस करने का तरीका है, उसको मैं समझ सकता था, जिसको बोलते हैं इम्पैथी। जी जी। एम्पैथी एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो सर सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? देखिए बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत स्पेसिफिक तो तैयारी नहीं की है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बुक्स तो लिमिटेड ही होना चाहिए और इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ जो मैंने बुक से रेफर किया था, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए बुक्स पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखा था, उसी को मैं रिवाइज किया था। तो मैं बुक्स का नाम ले लेता हूँ एक बार। जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ा था, तो लक्ष्मीकांत से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, बट बीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, टफ भी नहीं आते। फिर भी अगर लक्ष्मीकांत किसी ने पढ़ा है तो एनफ है, और बीपीएससी के सारे क्वेश्चन पॉलिटी किए जा सकते हैं लक्ष्मीकांत। उसके बाद एंशियंट और मिडिएवल की बात की जाए तो एंशियंट और मिडिएवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था। एनसीईआरटी का किताब आता है आर एस शर्मा जी का, एंशियंट के लिए, और मिडिएवल के लिए भी सतीश चंद्रा का आता है। जी। मिडिएवल पे मेरा बहुत अच्छा कमांड नहीं था, क्योंकि उसको बहुत बार पढ़ने की जरूरत है, तब जाके उस पर कमांड बनती है। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, और स्पेक्ट्रम जो है मुझे लगता है बीपीएससी के लिए सफिशियंट रहेगा। आर्टिकल्चर के लिए नीतीश सिंघानिया रिवाइज किया था, बट मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से कैसे सवाल आते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो दायरा है बहुत बड़ा है, सवाल के हिसाब से उसको पढ़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि हिस्ट्री में
वेटेज जो है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमिक्स के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए, साइंस के एल्यूशन हो गया, तो वो बुक्स अवेलेबल है बुक के नाम। एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या 6 to 12 एनसीईआरटी करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक को पिक करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट रीडिंग में अगर आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक कवर करने में दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा संयम रखिए, तो कंप्लीट करें। बट स्टिल आपके कंफर्ट को मैच नहीं कर रहा, तो आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 में क्या होता है कि फैक्ट कम रहती है, तो समझने में आसानी होती है। तो आप लेवल बाय लेवल बढ़ सकते हैं, लेकिन जब रिवीजन की बात आएगी तो आपको स्टैंडर्ड बुक ही बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि 6 to 12 का बार बार रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत इफेक्टिव भी रहेगा। तो भैया ने ऐसा बताया कि मेन आपका रिवीजन ही है, जो कि आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं के रिवीजन करने से ही होगा, और एनसीईआरटी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पढ़ लिए तो अच्छा ही है, बट 6 to 12 का बिल्कुल से ज़्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है वो स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज करना। और आपने जो जो बुक्स बताया वो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंट नहीं है यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर भैया अब बुक अगला का क्वेश्चन नाम ये। इम्पोर्टेंट नहीं है, जी जी। प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। और हाँ। आप सवाल करते जाइएगा तो उसमें प्रोसेस खुलता जाएगा। हम्म। तो भैया आप ये बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या था, और बहुत एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है ऑप्शनल लेकर के, आपको भी पता ही होगा कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, क्या है अभी ट्रेंड में क्या है, तो इसके बारे में बताइए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथ्स है, और मेरा मैथमेटिक्स में इस तरह का बैकग्राउंड है कुछ कि इंजीनियरिंग के दौरान कुछ मैथ्स पढ़ा था, लेकिन कॉलेज के बाद मैं फिर भूल भी गया था उसको। और 5 साल तक मैथमेटिक्स ही पढ़ाया हूँ मैं आईआईटी के बच्चों के लिए। तो मेरे दिमाग में ये था कि भले ही मैंने आईआईटी के बच्चों के लिए पढ़ाया है, इतना साल का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स में, बट स्टिल मैं इसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हूँ। मैं पता करूंगा कि कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग रहेगा, इसमें मेरे को परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मिल सकता है, कि अल्टीमेटली मेरे को पीसीसी या यूपीएससी क्रैक करना था। तो परफॉर्मेंस और नॉलेज को बैलेंस करना था। मैंने पता किया लोगों से, तो मैथ्स के बारे में भी ये जानकारी मिली कि मैथ्स में बेनिफिट है तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। जैसे कि एक इंजीनियर्स के लिए या जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, उनके लिए यह है कि मैथ्स आप आसानी से कवर कर सकते हैं, बड़ा सिलेबस है बहुत, फिर भी कर सकते हैं। और अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है, सवाल को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, तो आसानी से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर ये है कि आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक भी आपका बहुत सारा नंबर खत्म कर सकता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज हम्म। सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग मैथमेटिक्स से कंपेरेटिवली ज़्यादा है। और प्लस बीपीएससी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी में बहुत बड़ा है। मतलब अच्छा। इसके जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है उसका आपको 7-8 नोट लग जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि बीपीएससी में जो सवाल आते हैं वो नैरो डोमेन से आते हैं, तो ये बात ह्यूमैनिटीज पे भी लागू होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल चूज करने जाएं तो सारे ऑप्शनल को अच्छे से समझें कि इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या रिस्क है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका कंफर्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और केवल टॉपर्स के मार्क्स को देख के आप अपना ओपिनियन ना बनाएं। आप जैसे कि ये बात आ रही है कि जो मैथमेटिक्स के जिनका ऑप्शन है वो टॉप कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स लेना ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये भी देखिए कि जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शन था वो सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, हम्म। उन्हें भी देखना पड़ेगा, है ना। सही बात है। तो तो भैया आप ये बताइए कि आपने कोचिंग वोचिंग की थी कहीं, या फिर खुद से ही तैयारी करते थे, और अगर खुद से करते थे तो कितने घंटे की पढ़ाई करते थे रोज। देखिए मैं दिल्ली गया था शुरुआत में, तो मैं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए गया था, बट वो मैं लेट था तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। फिर लोगों ने रिकमेंड भी किया कि ये इसको आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, बहुत फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए सेल्फ स्टडी का, और मैंने किया सेल्फ स्टडी। तो मैं देख रहा था कि जो कोचिंग में कर रहे थे उनसे मैं अहेड ही था, क्योंकि हम्म। आप कोचिंग में क्या होता है कि नोट्स बनवाते हैं, थोड़ा स्लो भी चलता है। तो कोचिंग तो मैंने जीएस के लिए नहीं लिया था, बट करंट अफेयर के मामले में और वैल्यू एडिशन के मामले में यूपीएससी के लिए विजन आईएएस का काफ़ी मटेरियल इस्तेमाल हम्म। किया था। टेस्ट सीरीज भी यूपीएससी के लिए ज्वाइन किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैथ्स के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, सर को पे भी किया था, बट इससे लिमिटेड हेल्प किया था, क्लासेस
शुरू में की थी एक महीना के अराउंड, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि मुझे लगा कि सेल्फ में ज़्यादा फास्ट पढ़ता हूँ। सर का टेस्ट सीरीज लिखा था कि मैं अक्सर टॉप करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस का इम्पोर्टेंस तो है, गाइडेंस के बिना तो कर पाना बहुत मुश्किल है। तो गाइडेंस जो है सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, कोचिंग पे भी अवेलेबल है, टीचर्स के थ्रू भी अवेलेबल है। आपको देखना है कि गाइडेंस आपको कितना जरूरत है, कितना अवेलेबल। अब जहाँ तक बात है कि कितने घंटे पढ़ने हैं, तो चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मैं इस चीज़ का ही प्रिपरेशन करता था, तो मैं शुरुआत में तो लगता था कि मैं 12-13 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं 12-13 घंटे स्ट्रगल करता था। लेकिन जब मैं मोबाइल पर ट्रैक करने लगा कि इफेक्टिवली मैं कितना घंटे पढ़ रहा हूँ, बुक्स को देख रहा हूँ, तो निकल के आया कि 6 और 7 घंटे का एवरेज है बीच में। उसके लिए 12-13 घंटे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 घंटे ट्रैक करके अगर पढ़ते हैं, 4-5 घंटे ट्रैक करके बैठेंगे 4-5 घंटे, तो निकलेगा 2-3 घंटा, तो एनफ रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं एफिशिएंट पढ़ाई होनी चाहिए जितने भी देर बैठे हैं आप। हाँ, एफिशिएंट कंसिस्टेंसी के साथ बीपीएससी के लिए अगर तैयारी करें तो 4-5 घंटे, यूपीएससी के लिए अगर करें 6-7 घंटे, 8 घंटे, बहुत ही बढ़िया है। नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है बार बार। भैया आप ये बताइए कि आपने जो मेंस के लिए तैयारी की थी वो क्या इंटीग्रेटेड पढ़ाई थी प्रीलिम्स और मेंस की, या फिर मेंस की अलग से तैयारी की, और करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, जो बीपीएससी का अगर मेंस का सिलेबस देखें तो इसमें इंटीग्रेटेड पढ़ाई नहीं हो सकती। बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रीलिम्स का तो जो क्वेश्चन आता है बहुत वाइड डोमेन से आता है, और बहुत सारे मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ मिसलेनियस भी है, करंट अफेयर भी है, बिहार का करंट अफेयर भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है। तो उसमें आपका ये है कि आप इतना पढ़िए कि आप क्वेश्चन सही आंसर तक आप पहुंच सकें। आपको जरूरी नहीं कि आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप बार बार रिवाइज नोट्स बिल्कुल बनाने की जरूरत बीपीएससी की, आप वहीं किताब में मार्क कर दीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए एग्जाम से पहले। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, आपको 4-5 बार तो रिवाइज करनी ही चाहिए। मेंस की जहाँ तक बात है, तो मेंस के जो डोमेन है बहुत ही ज़्यादा नैरो है, इनके टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं। आप टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इतना प्रिपेयर कीजिए कि जो प्रीवियस से जो क्वेश्चन थे वो उनका डिमांड एड्रेस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के देखिए किस सवाल कैसे निकल के आ रहा है। उसमें बेनिफिट पूछेगा, उसमें पूछेगा कि चैलेंजेस क्या है, उसके क्या नेगेटिव है, वो क्या क्या स्टेजेस हैं, हमारे यहाँ कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी में पूरा जो है ना कि आप जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट ही आया है या फिर कोई वेपन आया है, तो आप उस वेपन के टेक्नोलॉजी में पूरा मत देखिए, उसके एप्लीकेशन पे फोकस, सवाल को देखिए कैसा आ रहा है। तो एक और स्टेज होता है ऐसे पर्सनालिटी पे, आप सवाल पूछिए तो मैं बताता हूँ। हाँ, तो अब आप अपने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज जो है वो पर्सनालिटी का पार्ट, एटीट्यूड में हम पढ़ते भी हैं कि नॉलेज भी एक पार्ट है। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो जो आप बोलेंगे, तो ओपिनियन निकल के आएगा, उसमें बायसनेस आ सकती है। तो हो सकता है कि आप एक ही साइड को, एक ही डायमेंशन को कवर कर सकते, डायमेंशन को देख ही नहीं। तो मैं कहूँगा कि आप इंफॉर्मेशन को रिवाइज करके रखिए इंटरव्यू से पहले। साथ में जो आप वैल्यू सिस्टम को आप बातों से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, वो भी होनी चाहिए कि आपकी बातों से सोसाइटी के प्रति जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके कंपैशन है, और जो डिफरेंट माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके साथ टॉलरेंस है, या फिर आप एम्पैथी आपके अंदर है, ऑब्जेक्टिविटी है। और साथ में थ्रू आउट द इंटरव्यू कन्वर्सेशन आप कॉन्फिडेंट रहें, पेशेंस बनाए रखें, सवाल को ध्यान से सुनें, उसके बाद माइंड को अप्लाई करके जवाब दें। एकदम रिएक्शनरी या फिर बहुत स्पीड में अगर हम बोलेंगे तो वो अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे नेविगेट करना चाहिए आंसर, वो नेविगेट नहीं हो पाएगा। तो आपने इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन किया या फिर खुद पे ही ध्यान दे करके पर्सनालिटी डेवलप करने का कोशिश की? देखिए, मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू में यूपीएससी के इंटरव्यू अपीयर हुआ था, उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यू किया था। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट से गया था दिल्ली, 1 महीना पहले गया था, तो 15 डेज
20 डेज के अंदर ही मेरे को 6 मॉक इंटरव्यू देना पड़ा था। तो पता चला कि मैं तो बहुत कुछ प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और उन्होंने जो सजेशन दिया वो विद इन टाइम इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं था। तो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, जिसका इम्पैक्ट मेरे कॉन्फिडेंस पे, मेरे जो सोचने का तरीका उस पर पड़ा था। तो जब यूपीएससी का मार्क्स आया, मैंने देखा, शॉक रह गया कि इतना कम मार्क्स मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पब्लिक स्पीकिंग के मेरे को एक्सपीरियंस भी है और मैं बहुत मोटिवेटेड रहा हूँ लोगों के बीच में। तो फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया और जो कमी मेरे को समझ आ रहा था उस पे काम किया। मेरे को यही समझ में आया कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप स्टैमर नहीं कर रहे हैं बोलते, आप माइंड का इस्तेमाल करें। मैंने कोई मॉक ज्वाइन नहीं किया बीपीएससी के इंटरव्यू के टाइम। यूपीएससी का मेंस था, 21 दिसंबर को मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू था और 8 जनवरी से यूपीएससी का मेंस था। तो मैं सीधा सीधा जाकर के खुशी खुशी एकदम उत्साह के साथ बीपीएससी के इंटरव्यू में गया। मेरा पहला ही था, और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से मेरे को लगा कि अच्छा गया। मैं बहुत फाइनल नंबर भी बहुत। मतलब कॉन्फिडेंट रहना है, स्कैमर नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, यही सब। अच्छा भैया, आपका बिल्कुल अगला सवाल प्रेशर। ये है। एक चीज और करूंगा कि जी, जी। मैं जब एंटर किया तो मेरा हार्ट बीट तेज था। आप लंबी सांस लीजिए और हार्ट बीट से परेशान मत होइए। आप हुँ। अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो स्लो स्टार्ट करना है। अच्छा, अच्छा। तो भैया आप ये बताइए कि जो फुल टाइम जॉब करते हैं जो लोग, उनका भी ऐसा एस्पायरेशन होता है यूपीएससी करने का, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? कैसे तैयारी करें वो? देखिए, फिर यहाँ पे आ जाती है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं कि आप जॉब को प्रिपरेशन को बैलेंस कर पा रहे हैं। ये इंडिविजुअल वेरी करता है। मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जॉब भी करूंगा तो मैं उसमें बहुत घुस जाऊंगा, मतलब पूरा एनर्जी जॉब में ही लगा दूंगा, जैसे हुँ, खासकर हुँ। टीचिंग में था। तो मैं जॉब के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे जॉब होते हैं जिनके साथ बैलेंस किया जा सकता है। तो आप अपनी जो वर्क है उसको आप प्लान कीजिए, ट्रैक कीजिए, और 4 से 5 घंटा अगर आप काम करते हैं डेली बीपीएससी, मतलब 28 आवर्स अगर आप निकाल पा रहे हैं बीपीएससी, हुँ, हुँ। बहुत है। मतलब बीपीएससी का थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बीपीएससी का मेंस का सिलेबस बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो है। और यूपीएससी के लिए तो 6-7 घंटे डेली पढ़ें। जी। तो भैया, अगर आपका यूपीएससी निकल जाता है, निकल ही जाएगा तो आप किसको चूज़ करेंगे, यूपीएससी या बीपीएससी? ऐसा कुछ सोचा है आपने? देखिए, वो एम तो हमारा पब्लिक सर्विस है, और पब्लिक जी। सर्विस में यही इच्छा तो रहती है ना, इतने बड़े से बड़े पोजीशन में, इतने बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के लिए काम कर सकूँ। तो इसमें तो डिप्टी कलेक्टर का रोल मिलेगा मेरे को, एम पोस्ट भी मिल सकती है। तो अगर मैं यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें और तेजी से प्रमोशन होगा और मैं बहुत जल्दी से बड़े पोजीशन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आता है, उसको पहुँच। तो ये नेचुरल चॉइस होगी मैं आईएएस अगर बनता हूँ। बिल्कुल बन अदरवाइज जाएगा भैया। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस पोजीशन। हाँ, हाँ। तो भैया, फाइनली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिहार के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी दोनों का, एकदम हार्ट टू हार्ट जो बोलते हैं? मैं बिहार के केवल एस्पिरेंट्स को ही मैसेज नहीं देना चाहूँगा, बिहार के जितने यूथ हैं उन सबको अपना मैसेज देना चाहूँगा। मैं भी एक यूथ हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि यूथ कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और आज यूथ इन चैलेंजेस को झेल पाने में सक्षम भी साबित हो रहे हैं, और डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं, जी। और क्राइम रेट भी उससे बढ़ता है। तो देखिए, यूथ जो है कई सेक्टर्स में अपना जो है किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो गया कि गवर्नमेंट जॉब के बीपीएससी पे आता है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप में यूथ जो है काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि देखिए, जब आप बड़ा करने की कोशिश करेंगे, इसमें की अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको हिम्मत और आत्मविश्वास हुँ, और हुँ। संयम, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। साथ में क्या होता है, कई बार हम रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे मेरे को जब एक्सपीरियंस हो गया इसका एग्ज़ाम का, तो मेरे को ये समझ आ गया कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकता हूँ और फेल भी कर सकता हूँ। जब मैं फेल करूँ तो मुझे हम्बली इसको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट अपने आप को पेश करना है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जो आपका असेसमेंट हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव ही है।
कौन कैसे असेस कर रहा है कुछ नहीं ना हम्म। पता होता। सही कई बात बार पर्सनैलिटी के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं बट मार्क्स कम दे रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो और संयम की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर डिफिकल्ट देन दिस। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। इस तरीके की तैयारी तो कोई इंसान जो है, कैंडिडेट जो है, घर में रह करके कम रिसोर्सेज में भी कर सकता है और वो सफल भी हो सकता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप एक तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, समाज की तरफ, तो वो ज्यादा चैलेंजिंग है, उसमें और संयम और हिम्मत। तो आपने बताया 3 सबसे ज़रूरी चीज़ हिम्मत, आत्मविश्वास और संयम होना चाहिए। हम्म, ठीक है भैया, आपको हम पूरे बिहार से हैं कि टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बनें और बिल्कुल हम सबका नाम और रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को। मुझे आशा है कि इसको पब्लिसिटी के रूप में नहीं लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि मेरे को पर्दे के पीछे रह के काम करना है और मैं कोई एक्टर या फिर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मुझे ये मीडिया कवरेज की जरूरत है। मैं अच्छे तरीके से अपने दायरे को, लिमिट्स को समझता हूँ, अपने काम को समझता हूँ। आप इसे इंस्पिरेशन लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी सफलता जल्द से जल्द हासिल हो। बहुत बहुत थैंक यू भैया, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।